Hey everyone, welcome back to my YouTube channel once again बच्चों. My name is आदिश खंकार एंड हम लोग यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट सेशन लेने वाले बच्चों आज. यस बच्चों, आज लास्ट लेक्चर होने वाला है. तो कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर था आई गेस. तो बच्चों आप लोग को सारे चीजें समझ में आ गई. यहाँ पे टीएन फॉर्मूला कैसा है, nth टर्म कैसे निकालना होता है, n कैसे फाइंड करना होता है, एसएन फॉर्मूला कब यूज करने का, उसके वर्ड प्रॉब्लम्स एंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के रिलेटेड हमने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए. इतना सारा होने के बाद अभी बचता क्या है बच्चों. यहाँ पे ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज द ओनली चैप्टर जहां पे ना थोड़े से ऐसे भी टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आप लोग को थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाने में मजबूर कर सकता है. मतलब इन अदर वर्ड्स हम बोलेंगे बच्चा टेक्सचुअल हॉट्स. ये हॉट्स है बच्चों. हॉट्स का फुल फॉर्म होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल. आप लोग को हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं बच्चों एग्जाम में. 40 मार्क में ऑलमोस्ट कुछ 11 मार्क का आता है बच्चा. बट फिर भी वो हॉट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, जो कि आप लोग के टेक्स्ट बुक से थोड़ा बाहर का होता है, वो अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले टेक्स्ट बुक के अंदर का जो हॉट्स है, जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है, वो समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द हॉट्स ऑफ टुडे. बच्चा यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको ऐसे 3 तरह के क्वेश्चन दिखेंगे जो ऑलमोस्ट हॉट्स की तरह काम करता है. तो शुरू करते हैं बच्चों आज का सेशन. ओके, सबसे पहले बच्चों अगर मैं शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू से बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे सारे वीडियोस और मैं आप लोग के लिए ला सकता हूं. एंड लाइक करना भी ना भूलना बच्चों. तो आज का टॉपिक क्या है बच्चों. सबसे पहला मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, वो है प्रॉब्लम सेट का थर्ड क्वेश्चन. प्रॉब्लम सेट थर्ड का 11th क्वेश्चन. तो यहाँ पे प्रॉब्लम सेट 3 का 11th क्वेश्चन क्या है. इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए, सेकेंड टर्म इज बी एंड द लास्ट टर्म इज सी, देन शो दैट सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज a plus c, b plus c minus 2a upon 2 into b minus a. क्वेश्चन सुनकर तो थोड़ा सा शॉक तो जरूर लगा होगा बच्चों आप लोग को. मतलब ये क्वेश्चन देखकर तो ऐसा लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन क्या है. सच बोलो तो ये क्वेश्चन हॉट्स जरूर है, थोड़ा सा दिमाग लगाने में मजबूर जरूर करता है, बट ये क्वेश्चन काफी सिंपल है. एंड हाँ बच्चों, काफी सारे बच्चों का डाउट्स इन्हीं 3 क्वेश्चन में आता है, जो 3 क्वेश्चन में आज आपको लेने वाला है यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का. सबसे पहला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, इसका अप्रोच समझने की कोशिश करते हैं. अगर आपको समझ में आ गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अप्रोच कैसा करना है, आप लोग आसानी से समझ जाओगे. चलो ठीक है. सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा. इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए, द सेकेंड टर्म इज बी एंड द लास्ट टर्म इज सी. इससे आप लोग एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हो बच्चों. ऐसा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाने का है जिसका फर्स्ट टर्म ए होना चाहिए, जिसका सेकेंड टर्म बी होना चाहिए, एंड ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चलते रहेगा एंड उसका लास्ट टर्म जो है एकदम लास्ट में वो सी होना चाहिए. तो मतलब क्या मैं बोल सकता हूं बच्चा, द रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है मेरा कुछ ऐसा दिखेगा. ए कॉमा बी कॉमा डॉट 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 गोइंग ऑन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सी आ जाएगा. देखो बच्चों, फर्स्ट टर्म ए भी है, सेकंड टर्म बी भी है एंड थर्ड टर्म नहीं. यहां पे डायरेक्टली लास्ट टर्म में पहुंचेंगे एंड वो है सी. उसके बीच में कुछ भी टर्म्स हो सकते हैं, हमें उससे लेना देना नहीं है. यहां तक सबको समझा. ग्रेट. अभी आप लोगों ने मेरे पिछले सेशंस अगर अच्छी तरह से देखे होंगे तो आप लोग को ये भी पता है इसमें हम लोग को बोनस चीजें मिलती है. सबसे पहला चीज होता है बच्चा, सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म का वैल्यू मिलता है जो कि ए का वैल्यू मिलता है, जो कि ऑलरेडी ए ही है. तो क्या मैं बोल सकता है यहां पे मेरा फर्स्ट टर्म जो है वो ए है, मतलब t1 इज इक्वल टू ए लिख सकता हूं. राइट ना बच्चों. उसके बाद हमें d का वैल्यू भी मिलता है बच्चों. d का वैल्यू कैसे निकालते हैं सबको पता होगा. d इज नथिंग बट एनी टर्म माइनस द प्रीवियस टर्म. मतलब हमारे केस में हम t2 माइनस t1 बोलते हैं. अब सेकंड टर्म यहां पे t2b है एंड आपका फर्स्ट टर्म a है, तो आपका कॉमन डिफरेंस यहां पे हो जाएगा बच्चा b माइनस a. वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड. सॉल्वेबल नहीं है, ऐसे ही रखो. एंड बच्चों अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हम लोग ने और एक चीज भी सीखा था. जब आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहीं ना कहीं तो रुक जाता है, लास्ट टर्म अगर आपको मिलता है तो हम उसको भी डिनोट करना सीख चुके हैं. उसको क्या बोलते हैं बच्चों. वेरी गुड गाइस. उसको हम tn बोलते थे. तो यहां पे मैं tn का वैल्यू भी लिख सकता हूं. मेरा tn यहां पे लास्ट टर्म है, मेरा लास्ट टर्म यहां पे c है, तो tn इज इक्वल टू c बन जाएगा. सो फार सो गुड गाइस. बच्चों सबको समझ में आ रहा है. अब ना एक इंटरेस्टिंग पार्ट है बच्चा, जरा ध्यान से देखो. ये आप लोग को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझेगा कभी जब आपने मेरा एसएन फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चंस पढ़े होंगे. तो एसएन फॉर्मूला अगर नहीं पढ़ा है तो जाकर पहले वो देख लेना. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड सजेस्टेड वीडियोस में डाल दूंगा. यहां पे अच्छी तरह से एसएन फॉर्मूला एंड हाउ टू फाइंड एन वाला फॉर्मूला वाला एक पर्टिकुलर सेशन है, उसको देख लेना. यहां पे ना बच्चों ऊपर देखो, उन्होंने हमें प्रूफ क्या करने बोला है. शो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म्स. सम ऑफ ऑल टर्म्स बच्चा, सम का मतलब होता है एसएन फॉर्मूला. मतलब यहां पे मुझे एसएन का फॉर्मूला यूज करना है.
अब काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे अरे हाँ एसएन फॉर्मूला यूज करना है, तो एसएन के दो फॉर्मूले थे, एक था एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला और एक था छोटू सा फॉर्मूला। यहां पे मुझे लगता है कि मैं छोटू सा फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, एसएन इज इक्वल टू एन अपॉन टू T1 प्लस Tn। क्यों? क्योंकि Sn इज इक्वल टू एन अपॉन टू में मेरे पास T1 भी है, फर्स्ट टर्म भी है, एंड Tn भी है, लास्ट टर्म भी है, तो मैं यूज कर सकता हूं। स्टार्ट करूं? नहीं, मैं यूज कर तो सकता हूं बट मैं स्टार्ट इसीलिए नहीं कर सकता बिकॉज बच्चों Sn इज इक्वल टू एन अपॉन टू T1 प्लस Tn में मेरे पास T1 का वैल्यू है, मेरे पास Tn का वैल्यू है, बट मेरे पास n का वैल्यू नहीं है। याद करो बच्चों, ऐसा एक बार सिमिलर सिचुएशन हमारे पिछले इसमें भी हुआ था। जब तक हमें n का वैल्यू नहीं पता होता तब तक हम Sn का फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, तो हमें n का वैल्यू सबसे पहला फाइंड करना पड़ेगा। याद आ रहा है बच्चों हम लोग ने n का फॉर्मूला कैसे यूज किया था? हम लोग ने n का फॉर्मूला n कैसे निकाला था? विद द हेल्प ऑफ द Tn फॉर्मूला। कुछ याद आ रहा है? ग्रेट। तो हम क्या करेंगे मालूम है बच्चा, Tn का फॉर्मूला सबसे पहले यूज करेंगे। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्यों कर रहे हैं बच्चा? ताकि हम n का वैल्यू फाइंड कर सके, इसीलिए ये अप्रोच है। चलो एक एक करके सब्स्टिट्यूशन करते हैं बच्चा। अब यहाँ पे Tn का वैल्यू बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Tn? ऊपर देखो बच्चों क्या लिखा है, Tn का वैल्यू है c, तो यहाँ पे c आ जाएगा। इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या है बच्चा? a का वैल्यू तो a ही है, तो टेंशन नहीं है, प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू पता है? नहीं पता है, तो n माइनस 1 विल रिमेन द सेम। एंड d का वैल्यू कितना दिया है बच्चों जरा देखो, एब्सोल्युटली d का वैल्यू दिया है b माइनस a। अच्छा, मैंने सारे वैल्यूज तो सब्स्टिट्यूट कर दिए, अभी धीरे धीरे करके मुझे n का वैल्यू फाइंड करना है। अब n का वैल्यू फाइंड करने के लिए थोड़े शिफ्टिंग प्रोसेस है, धीरे धीरे एक एक शिफ्ट करते जाओ। सबसे पहला शिफ्टिंग में कर सकता बच्चा a को, मैं a को वहां पे लेके जाऊंगा, इट विल बिकम c माइनस a, बिकॉज प्लस ए विल बिकम माइनस ए, इज इक्वल टू बाकी सारे चीजें मैंने वैसे के वैसे रख दी। अभी भी मुझे यहाँ पे n का वैल्यू मिला है क्या? नहीं मिला है, तो और एक शिफ्टिंग करना पड़ेगा। सबसे दूसरा शिफ्टिंग क्या हो जाएगा बच्चा, मेरा जो c माइनस ए है मैंने इसको क्लब कर दिया, एंड अगर आप लोग देख सकते हो राइट हैंड साइड में मेरे पास b माइनस ए भी मल्टीप्लाइड में है, n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय b माइनस ए, तो मल्टीप्लाइड बाय b माइनस ए उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो b माइनस ए नीचे आ गया, इज इक्वल टू जो मिला है वो n माइनस 1 का वैल्यू मिला है। अभी अब ऑलमोस्ट हमारा शिफ्टिंग हो चुका है बच्चा, एक ही चीज बाकी अभी शिफ्ट करने के लिए ताकि हमें n का वैल्यू मिल सके, वो कौन है? वेरी गुड गाइस, वहां पे माइनस 1 दिख रहा है, उस माइनस 1 को भी शिफ्ट कर दो ना बच्चा, n का वैल्यू मिल जाएगा। तो मतलब c माइनस ए डिवाइडेड बाय b माइनस ए, एंड वो माइनस 1 को वहां पे शिफ्ट करोगे तो प्लस 1 बनेगा, इज इक्वल टू n। एंड फाइनली मुझे यहाँ पे n का वैल्यू मिल चुका है। बट मैंने n का वैल्यू निकाल तो दिया, बट ये अभी भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। क्यों मतलब यहाँ पे क्यों नहीं लग रहा है? बिकॉज n का वैल्यू जो बच्चों आप लोग देख रहे हो वो एक पर्टिकुलर ऐसा एकदम पूरा टर्म नहीं दिख रहा है, दो अलग अलग टर्म में मौजूद है। एक है c माइनस ए अपॉन b माइनस ए, दूसरा है प्लस 1। तो ऐसा मजा नहीं आता, सारा क्लब होना चाहिए। तो क्लब करेंगे तो कैसे करेंगे बच्चा? वी ऑल नो, यहाँ पे c माइनस ए अपॉन b माइनस ए जो फ्रैक्शन में है, एंड 1 जो है बच्चा वो एक इंटीजर है, इन दोनों को ऐड ऐसे नहीं किया जा सकता, तो हम एलसीएम मेथड या फिर तुम लोग जो बोलते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर सकते हैं। 1 को 1 अपॉन 1 कंसीडर करना एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करना। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा? पहला 1 मल्टीप्लाइड बाय c माइनस ए, दैट इज c माइनस ए, प्लस फिर b माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय 1 मतलब b माइनस ए, डिवाइडेड बाय फिर हमारा जो डिनोमिनेटर होता है वही आता है मतलब b माइनस ए। आई होप बच्चों आप लोग को ये सारी चीजें आती है। बच्चा ये सारी चीजें आप लोग को आना ही चाहिए, बिकॉज आपने ये सारी चीजें 7th 8th स्टैंडर्ड से पढ़ना स्टार्ट किया था। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही किया, इधर से क्रॉस एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, और कुछ रॉकेट साइंस तो नहीं किया। इज इक्वल टू आपको n का वैल्यू मिलेगा। अब ना बच्चों मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, n को वैल्यू निकालने के लिए अगर आप लोग देखोगे ना ऊपर के न्यूमरेटर को देखोगे ना बच्चा, तो आपको पता चलेगा वहां पे कुछ लाइक टर्म्स भी प्रेजेंट है एंड कुछ लाइक टर्म्स प्रेजेंट नहीं है। मैं अरेंज करता हूं। तो सबसे पहले बच्चों अगर आप लोग देखोगे c माइनस ए प्लस b माइनस ए में b और c तो लाइक टर्म्स नहीं है, तो b और c अलग अलग है, तो मैंने उसको क्या किया मालूम है, b प्लस सी वैसे रखा, अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। पहला प्लस b लिखा, फिर प्लस c लिखा, फिर वो जो माइनस ए दिख रहा है आप लोग को बच्चों, वो लाइक टर्म्स है। माइनस ए होता है -2a, देखा b जैसा था वैसे ही रखा, c जैसा था वैसे ही रखा, माइनस ए -2a कर दिया, डिवाइडेड बाय b माइनस ए। अब थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है बच्चा इसको देखकर, n का वैल्यू देखकर, पूरा एक सिंगल टर्म बना है यहाँ पे। ग्रेट, ये हो गया मेरा n का वैल्यू। बाप रे, n का वैल्यू देख सकते हो बच्चों कितना बड़ा है,
बट फिलहाल के लिए इसको ऐसे रखते हैं। अब ना हम लोग को क्या करना था बच्चा, ऊपर देखो, शो दैट ऑल द टर्म्स, सम ऑफ ऑल द टर्म्स। तो सम का वैल्यू तो हमें Sn का फॉर्मूला है बच्चों, तो Sn का फॉर्मूला हम लोग यहां पे यूज करेंगे। विच फॉर्मूला आर वी गोइंग टू यूज, फर्स्ट फॉर्मूला या सेकंड? वैसे तो हम दोनों भी यूज कर सकते हैं, सेकंड वाला ज्यादा इजी हो जाएगा, फर्स्ट वाला डिफिकल्ट होगा, सो विल गो विद द सेकंड। Sn इज इक्वल टू n/2 T1 प्लस Tn, याद है बच्चों? चलो इस बार तो हमारे पास सारे चीजों का वैल्यू है, मेरे पास n का वैल्यू है, T1 का वैल्यू है, Tn का वैल्यू है, बट जरा सब्स्टिट्यूट करते वक्त संभाल के बच्चों, यहां पे n का वैल्यू वाकई में काफी बड़ा है, तो जरा सा ध्यान से, जरा सबसे पहले n/2 को नहीं देखते, सिर्फ n को देखते हैं। तो Sn इज इक्वल टू n/2 में n जो है वो n कितना था, ऊपर देखो बच्चों आपको मिल चुका है, दैट इज b प्लस सी माइनस 2a डिवाइडेड बाय b माइनस a, ये n का वैल्यू था। बट वहां पे Sn के फॉर्मूला में हमें n नहीं चाहिए, n/2 चाहिए, मतलब n के साथ डिनोमिनेटर में 2 आना चाहिए, 2 मस्ट कम इन द डिनोमिनेटर। अब मेरा n यहां पे जो है वहां पे मैं डिनोमिनेटर में 2 नहीं डाल सकता, देखो मैंने डाल दिया, b माइनस a के बाजू में 2 रख दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 आ चुका। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, ऊपर उन्होंने डिनोमिनेटर में 2 मांगा था, मैंने डिनोमिनेटर में 2 दे दिया अपॉन 2 करके, वेरी सिंपल। उसके बाद में बच्चा T1 प्लस Tn बचता है, T1 का वैल्यू अगर ऊपर देखोगे तो T1 का वैल्यू a मिला था, प्लस Tn का वैल्यू बच्चा, Tn को देखो ऊपर, वहां पे आपको c मिला था। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, सारी चीजें डाल दी। ओके, अभी रीअरेंज कर दिया, तो Sn इज इक्वल टू, पहला जो a प्लस सी वहां पे बाद में दिया है ना, मैंने उसको पहला ले लिया, a प्लस सी, एंड देन b प्लस सी माइनस 2a डिवाइडेड बाय 2 इंटू b माइनस a। हमें क्या यही प्रूफ करना था क्या? जरा ऊपर देखो बच्चों, यस गाइस, वी वर सपोज टू प्रूफ दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड आप लोग देख सकते हो ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत दिमाग खराब जरूर करता है, दिमाग अप्लाई करने में जरूर हम लोग को थोड़ा सा मजबूर करता है, बट क्वेश्चन काफी इजी है अगर आपको इसका अप्रोच समझ में आता है। हमें सिर्फ Tn का फॉर्मूला यूज करके n का वैल्यू निकालना था, फिर उसको Sn में प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट करना था। दिस इज द ओनली 2 प्रोसेस दैट यू नीड टू रिमेंबर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन बच्चों 4 मार्क के लिए आ सकते हैं, एंड मुझे लगता है 4 मार्क के लिए थोड़ा सा दिमाग खराब होना तो बनता ही। ओके, चलो लेट्स टेक एन अनदर क्वेश्चन, शैल वी? अब ये वाले क्वेश्चन दोनों है ना बच्चा, बिलीव मी काफी सारे बच्चे डाउट में पूछते हैं, स्पेशली बोर्ड्स एग्जाम के 10 दिन पहले। वो बोलते हैं कि सर प्लीज ये एक बार समझा दो ना, तो मैं आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बच्चा, इसको जितना चाहे उतना देखो, मर्जी, आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रॉब्लम सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते ही पागल हो जाता है बच्चा। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट q टर्म्स, देन शो दैट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट p प्लस q टर्म्स इज 0 वेयर p इज नॉट इक्वल टू q। सच बोलो तो मुझे कुछ भी नहीं समझा, सिर्फ इतना समझ में आ गया कि हर जगह पे सम ऑफ द सम ऑफ द सम ऑफ द चल रहा है, मतलब जाहिर सी बात है यहां पे हमें Sn का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। चलो ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले हमें यहां पे गिवन क्या है, What is given to us? मैं यहां पे अंडरलाइन चीज को फिर से पढ़ के दिखाता हूं बच्चों, ध्यान से देखना। The sum of the first p terms of an AP। बच्चों Sn का आप लोगों ने मेरा सेशन देखा है, सम ऑफ द फर्स्ट 1 टर्म को हम S1 बोलते थे, सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स को हम S3 बोलते थे, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स को हम Sn बोलते थे। तो यहां पे इन्होंने सम ऑफ द फर्स्ट p टर्म्स बोला है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने हमें SP दे के रखा है। क्लियर है? इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट q टर्म्स। सम ऑफ द फर्स्ट p टर्म्स को अगर मैं SP बोलूंगा तो सम ऑफ द फर्स्ट q टर्म्स को मैं SQ बोलूंगा, एंड उन्होंने बोला है वो दोनों इक्वल है, मतलब इज इक्वल टू SQ। सिंपल है, सम ऑफ द फर्स्ट p टर्म्स मतलब SP इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट q टर्म्स मतलब SQ। वेरी 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 सिंपल। उसके बाद में बच्चों हमें यहां पे टू प्रूफ, हमें शो करने के लिए कुछ बोला है यहां पे, शो दैट सम ऑफ इट्स फर्स्ट p प्लस q टर्म्स इज 0। यहां पे बच्चों गलती नंबर 1, गलती नंबर 1 नोटबुक में अब भी के अब भी लिख लो। बच्चों को लगता है कि सम ऑफ द फर्स्ट p टर्म्स मतलब SP रहेगा, सम ऑफ द फर्स्ट q टर्म्स मतलब SQ रहेगा, तो सम ऑफ द फर्स्ट p प्लस q टर्म्स मतलब SP प्लस SQ होता है। बिल्कुल नहीं बच्चा, सम ऑफ द फर्स्ट p प्लस q टर्म्स ब्रैकेट में डाला है, सम ऑफ द फर्स्ट मतलब S, अगर p टर्म्स था तो सिर्फ p डालते थे, q टर्म्स था तो सिर्फ q डालते थे। सम ऑफ द फर्स्ट p प्लस q टर्म्स मतलब SP प्लस SQ नहीं होता है, इट बिकम्स SP प्लस q। समझ में आ गया बच्चा? सम ऑफ द फर्स्ट p प्लस q टर्म्स मतलब SP प्लस q।
डिड यू रियली अंडरस्टैंड? कंफ्यूजिंग जरूर है बट आपको समझ में आया होगा। एंड हमें प्रूफ क्या करना है बच्चा, सम ऑफ द फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स जो है, जो कि s p प्लस क्यू है, वो 0 होना चाहिए, मतलब दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। हमें ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन आसान है बच्चों, सिर्फ आपके अलजेब्रा का आपको अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए। स्पेशली बच्चों आप लोग का 9th स्टैंडर्ड का पॉलिनोमियल्स का चैप्टर आपका अच्छा होना चाहिए, फंडामेंटल। चलो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलो प्रूफ में जाते हैं यहाँ पे बच्चों। सबसे पहले देखो हमारा जो गिवन था उसमें sp इज इक्वल टू SQ बोला, तो जाहिर सी बात है उन्होंने हमसे Sn का फॉर्मूला एक्सपेक्ट किया, तो मैंने आपके सामने Sn का फॉर्मूला फिर से लिख लिया। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। यहां पे मैंने सेकंड फॉर्मूला यूज नहीं किया बिकॉज उसका कुछ यहां पे इंपॉर्टेंस नहीं दिख रहा है मुझे, तो मैंने यहां पे फर्स्ट फॉर्मूला यूज किया। बट मुझे Sn नहीं चाहिए, सबसे पहले मुझे चाहिए SP। इसका मतलब है बच्चों, जाहिर सी बात है, कितना सिंपल है बच्चों, कंपेयर करो। मुझे Sn नहीं चाहिए, मुझे SP चाहिए, मतलब मैंने n के जगह पे p को रिप्लेस किया। तो जहां जहां आपको n दिखता है वहां वहां आपको सिर्फ p रिप्लेस करना है, बाकी सारी चीजें वैसे के वैसे रखनी है। मतलब बच्चा n अपॉन 2 क्या बन जाएगा, p अपॉन 2 बनेगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू a विल रिमेन द सेम, प्लस n माइनस 1 बन जाएगा p माइनस 1, बिकॉज n के जगह पे p रिप्लेस किया, मल्टीप्लाइड बाय d एज इट इज। तो मुझे लगता है आपको sp का वैल्यू यहां पे मिल चुका है। कितना इजी था ना, सिर्फ Sn के फॉर्मूला में n के जगह पे p डाल दिया। तो उन्होंने गिवन में ना सिर्फ हमें sp बोला था, sp के साथ उन्होंने हमें sq भी बोला था। तो sq का वैल्यू भी निकालते हैं बच्चा, कितना डिफिकल्ट होगा, क्या होगा, सिर्फ p के जगह पे भी q को रिप्लेस करना है, मतलब p अपॉन 2 विल बिकम q अपॉन 2 एंड 2 इंटू a प्लस p माइनस 1 विल बिकम q माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d। नॉट एट ऑल अ बिग डील, कितना ईजी है। चलो अब ये दोनों चीजें मिल गए। अभी जरा गिवन को फिर से लिखते हैं बच्चा। गिवन क्या था बच्चा, हम लोग को क्या लिख के दिया था उन्होंने बोला था sp इज इक्वल टू SQ है, गिवन है, बट sp इज इक्वल टू SQ हमें पता है। अब आपको नहीं लगता बच्चों sp का वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल दिया है एंड SQ का वैल्यू भी आपने ऑलरेडी निकाल दिया है, आपको ये सारे दोनों को कंपेयर करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब इन अदर वर्ड्स sp इज इक्वल टू SQ, मतलब n अपॉन 2 के जगह पे p अपॉन 2 आ जाएगा। सो p अपॉन 2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, जो कि sp का वैल्यू है, इज इक्वल टू SQ का वैल्यू दैट इज q अपॉन 2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। आई होप बच्चों यहां तक आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं हुआ। काफी लंबा क्वेश्चन है बच्चों, यहां तक फर्स्ट स्लाइड तक आपको शायद समझा होगा। sp निकाला, SQ निकाला, दोनों को इक्वल किया, सिंपल था। चलो अभी सेकंड स्लाइड में जाते हैं। सेकंड स्लाइड में अगर आप लोग यहां पे देखोगे बच्चा, ये दोनों इक्वल है, बट आप लोग देख सकते हो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में p अपॉन 2 में आपको एक 2 दिख रहा होगा एंड राइट हैंड साइड में q अपॉन 2 में आपको 2 दिख रहा होगा। ये दोनों भी एक दूसरे के साथ कैंसिल किया जा सकता है, क्योंकि दोनों के पास है तो ऑब्वियसली 2 कैंसिल होगा। काफी सारे बच्चों को लगता है उस हिसाब से तो ब्रैकेट के अंदर का 2a और 2a भी कैंसिल हो जाएगा। सेकंड मिस्टेक फॉर दिस क्वेश्चन, नो, वो अभी भी ब्रैकेट के अंदर है बच्चों, आप लोग उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। ब्रैकेट के बाहर वाला चीज अच्छी बात है, ठीक है, अंदर वाला पार्ट कभी नहीं, क्योंकि ब्रैकेट को पहला सॉल्व करना होता है। चलो ठीक है, आपके पास बचता कितना है, p बचेगा एंड ब्रैकेट में बचेगा 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। बट अगर आप लोग देखोगे बच्चों यहाँ पे मैंने p माइनस 1 इंटू डी को भी मल्टीप्लाई किया। आप लोग देख सकते हो बच्चा, p माइनस 1 इंटू डी में मैंने p को d मल्टीप्लाई किया, मतलब pd बन गया, एंड 1 को d से मल्टीप्लाई किया, मतलब माइनस d बन गया। ये तो आप लोगों ने पॉलिनोमियल्स में सीखा है बच्चों, हाउ टू मल्टीप्लाई बाइनोमियल विद अ मोनोमियल, सबको आता है ना, ग्रेट। सिमिलरली मैं यहां पे भी ऐसा कर सकता हूं बच्चों, ग्रेट। यहां पे आ जाएगा 2a प्लस बच्चा q माइनस 1 इंटू डी में q मल्टीप्लाइड बाय d विल बिकम qd माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d विल बिकम d। 1d बोलो या d बोलो, क्या फर्क पड़ता है, कोएफिशिएंट 1 है। यहां तक क्लियर है? मतलब मैंने पहला अंदर वाले ब्रैकेट का टेक केयर किया, उसका ख्याल रखा, उसका काम कर दिया। अभी बाहर वाला ब्रैकेट भी तो बाकी है ना, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। अभी बाहर में p जो है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर एक टर्म के साथ। p मल्टीप्लाइड बाय 2a विल बिकम 2ap प्लस p मल्टीप्लाइड बाय pd विल बिकम p स्क्वायर d माइनस p मल्टीप्लाइड बाय d विल बिकम pd। क्या डिफिकल्ट था बच्चों, सिंपल नॉर्मल मैथमेटिक्स ही तो है। इज इक्वल टू q मल्टीप्लाइड बाय 2a विल बिकम 2aq प्लस q multiplied by qd will become q square d minus q multiplied by d will become qd। यहां तक सबको समझ में आ गया, इजी था, ओके। इसके बाद क्या करें? अब ना बच्चों यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसके बाद आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि ना लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लाइक टर्म्स दिख रहा है, ना आपको राइट हैंड साइड में कुछ लाइक टर्म्स दिख रहा है। मैथमेटिक्स इधर से स्टार्ट होता है बच्चों, जब आप लोग के पास कुछ दिखता नहीं, आप लोग फंस जाते हो, तो आप लोग दिमाग कैसे लगाते हो?
आपने अभी अभी बोला आपके लेफ्ट हैंड साइड में ना कोई लाइक टर्म्स है ना राइट हैंड साइड में कोई लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म नहीं है तो करे क्या? तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में लाइक टर्म्स नहीं है, राइट हैंड साइड में लाइक टर्म्स नहीं है, बट कहीं ना कहीं तो लाइक टर्म्स है ना, एक साथ लेकर आओ। मतलब क्या? मतलब ये है बच्चों, अगर आप लोग देखोगे तो आपको 2AP जो दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, आपको नहीं लगता बच्चा राइट हैंड साइड में 2AP जैसा ही दिखने वाला कोई और एक चीज है, सेम टू सेम वैसी दिखने वाला? एब्सोल्युटली बच्चा, कौन है वो? 2AQ। तो मैंने 2AQ जो राइट में था उसको लेफ्ट में लाया, तो इट विल बिकम -2AQ। कितना सिंपल था। प्लस P² जो लेफ्ट हैंड साइड में था उसके जैसा दिखने वाला कौन दिख रहा है बच्चों राइट हैंड साइड में? वेरी गुड गाइस, इट वाज +Q² जो -Q² बन जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। तो क्लियर है। एंड फिर -PD जो मेरे लेफ्ट में था वो वैसी था, एंड उसके जैसा दिखने वाला -QD जो दिख रहा है आप लोग को, उसको यहां पे लेके आना पड़ेगा, इट विल बिकम +QD। सारे चीजें तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया, तो राइट हैंड साइड में बचा कौन? कोई नहीं बचा, तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। वो वाला पार्ट छोड़ना मत बच्चों, सारे राइट हैंड साइड लेफ्ट में आ गए तो राइट हैंड साइड में कुछ बचेगा ही नहीं, तो दैट विल बिकम 0, इज इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है। अब मुझे यहाँ पे कुछ लाइक टर्म्स जैसे कुछ दिख रहे हैं, 2AP - 2AQ, तो क्या मैं ये स्टार्टिंग के दो टर्म में से कुछ कॉमन ले सकता हूं क्या बच्चों? डेफिनेटली आई कैन टेक कॉमन 2AP और 2AQ में 2A को कॉमन लिया जा सकता है। अब 2A को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेगा कौन बच्चा? P - Q। ये हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अच्छी तरह से सीखा है। अच्छा, बाकी का दो टर्म जो दिख रहा है आप लोग को +P² -Q², उन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? काफी सारे बच्चे बोलते हैं सर D कॉमन दिख रहा है। बराबर है, साइन के साथ बोलो, सिर्फ D कॉमन मत बोलना। साइन कौन सा था आप लोगों ने लिया? वेरी गुड बच्चा, +D कॉमन है, तो +D कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या ब्रैकेट के अंदर? P² - Q²। वेरी इजी थिंग टू अंडरस्टैंड। अच्छा, ये थर्ड वाला पार्ट बच्चों जरा दिमाग लगाने वाला है, थोड़ा दिमाग को शॉर्ट देता है। वो ये है कि बच्चों -PD + QD में कॉमन क्या है? फिर से बच्चे बोलते हैं सर D कॉमन है, मैं बोलूंगा गलत, साइन के साथ, तो बोलते +D लेंगे -D। ऐसा नहीं बच्चा, -PD + QD में सबसे पहला -PD आ चुका है, तो उसका साइन ले करो, उससे मैं बता दो बच्चों एडवांटेज क्या है। तो -D कॉमन ले लिया, तो बच्चों आई होप एवरीवन नोज कि अगर मैंने -D को कॉमन लिया तो आपके ब्रैकेट के अंदर P + Q नहीं बचेगा। आपने माइनस को कॉमन लेने की वजह से आपका साइन चेंज होता है, इट विल नॉट रिमेन P + Q, इट विल बिकम P - Q। समझ में आया बच्चों? इज दैट क्लियर? इज इक्वल टू 0। सब्र करो बच्चों, यहां से थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट जरूर है, इसलिए तो इसको हॉट्स बोला जाता है। 4 मार्क का क्वेश्चन है। एक टाइम था बच्चा, ये क्वेश्चन काफी टाइम पूछा गया था, मतलब 2017 जब पोर्शन चेंज हो गया उसके बाद ये आने के क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन थोड़े कम हो गए, बट उसके पहले दिस क्वेश्चंस वर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। अब काफी साल हो गए ये आया नहीं है, तो आप लोग के टाइम आने के चांसेस हो सकते हैं, तो प्लीज करके जाना। अच्छा, अब ना मैंने यहाँ पे क्या किया मालूम है? 2A × P - Q रिमेनिंग द सेम। उसके बाद में ये मिडल वाला टर्म आपको दिख रहा है +D के बाद में जो P² - Q² है, ये आपने 8th स्टैंडर्ड में एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ा था बच्चा, समथिंग कॉल्ड एज A² - B²। मैं इंसिस्ट करता हूं बच्चों, हर बच्चों को बार बार बोला हूं मैंने कि ये फॉर्मूला प्लीज अच्छी तरह से करके आए। A + B² A - B² A² - B², एटलीस्ट ये 3 फॉर्मूला तो आपको आना ही चाहिए। ओके, A² - B² का फॉर्मूला आपको पता है बच्चा, इट वाज A + B × A - B, जिसको आप उल्टा भी बोल सकते हो, A - B × A + B, जो बोलना है बोल सकते हो। तो P² - Q² क्या हो जाएगा बच्चा? इट विल बिकम P - Q × P + Q। कैसे भी अरेंज करो, क्या फर्क नहीं पड़ता। -D × P - Q इज इक्वल टू 0। तो यहां तक आपको स्लाइड में समझ में आ गया बच्चा। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड द सेकंड स्लाइड एज वेल। ये थोड़ा सा डेंजरस था ना, प्रैक्टिस करते रहना। अच्छा, अभी ना बच्चों यहाँ पे मैंने फिर से वही लिखा, सारे के सारे चीजें पूरी की पूरे वैसे लिखी। अगर आप लोग देख सकते हो बच्चा, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो सबसे पहले आप लोग को दिखेगा 2A × P - Q, उसके पास P - Q है। सेकेंड टर्म के पास +D × P - Q, उसके पास भी P - Q है। एंड फिर -D × P - Q, थर्ड टर्म के पास भी P - Q है। तो सारे के सारे टर्म्स के पास P - Q है। एंड जब भी ऐसे सारे टर्म्स में P - Q होते हैं, हम लोग कैंसिल करते हैं बाय डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय P - Q, है ना बच्चों? हम लोग उसको डिवाइड कर लेते हैं। अरे सबके पास है भाई, कर लो डिवाइड। नहीं कर सकते बच्चा। क्यों नहीं कर सकते? इसका रीजन मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों। P - Q से डिवाइड कर सकते हैं, बट उसके पहले आपको एक रीजन दिखाना पड़ेगा। वो रीजन क्या है? वी ऑल नो बच्चा कि हम लोग जब भी किसी भी चीज से डिवाइड करते हैं, सबसे पहला हम लोग को दिखाना पड़ता है कि जिस चीज से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं वो एक नॉन जीरो नंबर है।
क्योंकि वी कांट डिवाइड एनीथिंग बाय जीरो। तो यहां पे अगर मुझे p माइनस क्यू से डिवाइड करना पड़ा तो सबसे पहले मुझे प्रूफ क्या करना पड़ेगा, मुझे दिखाना पड़ेगा कि p माइनस क्यू जो है जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं वो एक नॉन जीरो नंबर है, वो जीरो नहीं है। समझ में आ रहा है बच्चा? आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग। ये रीजन नहीं लिखा तो हाफ मार्क्स जा सकता है। तो ये कैसे किए? तो यहां पे अगर आप लोग देखोगे बच्चा, क्वेश्चन में देखो तो आपको क्वेश्चन में ना सबसे पहले जो मतलब सेकंड लाइन दिख रहा है क्वेश्चन में, उसमें लास्ट में लिखा है बच्चों, आप लोग को दिख रहा है P और Q एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं है। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं बच्चा, एज P इज नॉट इक्वल टू Q, मतलब P एंड Q अगर एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं है तो क्या मैं बोल सकता बच्चा उन दोनों का सब्ट्रैक्शन कभी जीरो हो ही नहीं सकता। दिमाग लगाओ बच्चों, कोई भी दो नंबर लो जो इक्वल नहीं है, उनको सब्ट्रैक्ट करके देखो, आपको कभी जीरो मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। कोई भी दो नंबर लो, एक लो 4, दूसरा लो 3, दोनों एक दूसरे का इक्वल है? नहीं इक्वल है। सब्ट्रैक्ट करो, आपको जीरो मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। जीरो कब मिलता है? जब दोनों नंबर एक दूसरे के साथ इक्वल होता है। 4 and 4, 4 minus 4 0। P और Q एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं है तो उनका सब्ट्रैक्शन भी कभी जिंदगी में जीरो नहीं हो सकता। सो फार सो गुड बच्चा। अब मैंने तो प्रूफ भी कर लिया कि P माइनस Q जीरो नहीं है। क्या मैं डिवाइड कर सकता हूं? एब्सोल्युटली। यहां पे बच्चा डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय P माइनस Q हो जाएगा। जब मैं डिवाइड करूंगा P माइनस Q से, याद रखना बच्चा हर टर्म से P माइनस Q गायब हो जाएगा। सबसे पहले टर्म में 2a इंटू P माइनस Q में सिर्फ बचेगा 2a। सेकेंड टर्म में d P माइनस Q P प्लस Q में P माइनस Q गायब होने की वजह से बचेगा प्लस d P प्लस Q, क्योंकि P माइनस Q गायब हो गया। माइनस d इंटू P माइनस Q था वो गायब हो गया तो उधर कुछ भी नहीं बचेगा, इज इक्वल टू जीरो। वी आर ऑन द वर्ज। बच्चों हम लोग खत्म होने वाले हैं अभी, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग भी खत्म होने वाले हैं क्वेश्चन पढ़ के, एंड ये क्वेश्चन भी खत्म होने वाला है। चलो ठीक है। अब ना बच्चा लास्ट स्टेप है, ये वाला लास्ट स्टेप अच्छी तरह से समझो बच्चों, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो। Therefore 2a प्लस, ये 2a का कुछ काम नहीं था, मैंने 2a को बाजू में रखा। बाकी के दो टर्म को अगर ध्यान से देखोगे तो पहला टर्म जो दो है मेरे पास, या सेकंड टर्म जो बोल सकता हूं, d इंटू P प्लस Q, उसके पास d प्रेजेंट है। एंड आपका थर्ड टर्म जो है जो कि माइनस d है, उसके पास भी d प्रेजेंट है। 2a को भूल जाओ, 2a का मेरा काम हो गया। इन दोनों टर्म के पास d है। क्या मैं इन दोनों से d को कॉमन ले सकता हूं क्या? यस, दोनों के पास d है तो d को कॉमन लिया जाए। इसके पास भी d है, इसके पास भी d है, तो मैंने यहां पे d को कॉमन ले लिया। बच्चों सबको पता है व्हेनेवर वी टेक अ कॉमन फैक्टर तो ब्रैकेट के अंदर बचा हुआ चीज आता है। अब सबसे पहला टर्म जो था, मतलब सेकंड टर्म हमारे केस में d मल्टीप्लाइड बाय P प्लस Q, मैंने ब्रैकेट यहां पे अंडरलाइन किया, देखो d को, वो d तो मैंने ऑलरेडी बाहर निकाला है, तो उसके पास क्या बचेगा? वेरी गुड, ब्रैकेट वाला पार्ट, दैट इज P प्लस Q उसके पास। एंड माइनस d, उसमें से भी मैंने d लिया है ना, दोनों में से मैंने d ले लिया। पहले वाले से d ले लिया तो P प्लस Q बचा, दूसरे वाले से d लिया तो उसके पास बचेगा क्या? जीरो नहीं बचेगा बच्चों, हमें पता है क्या बचेगा। वेरी गुड, d के बाजू में कोएफिशिएंट क्या है? वो बचता है 1, मतलब -1 बचेगा, इज इक्वल टू जीरो। दिमाग लगाओ ना बच्चों, ब्रैकेट को ओपन करके देखो, आपको वही मिलेगा। देखो d मल्टीप्लाइड बाय P प्लस Q इज d इंटू P प्लस Q, माइनस d इंटू 1 आपको d मिल रहा है। देखा, तो d में से d ले लिया तो उसके पास 1 बचता है, बिकॉज d वंस आर d, d जीरोस आर d नहीं, d वंस आर d। इज दैट क्लियर? सिंपल है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लिया। अब ना बच्चों यहां पे आप लोग को प्रूफ क्या करना है, जरा दिखा है बच्चों, वहां पे क्या प्रूफ करने बोला आपको? s p प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो प्रूफ करने बोला। तो सबसे पहले s p प्लस क्यू का वैल्यू निकालते हैं बच्चों। s p प्लस क्यू मतलब क्या? Sn का फॉर्मूला में सिर्फ n के जगह पे p प्लस क्यू डाल दिया, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चा? Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 था, तो s p प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? p प्लस क्यू अपॉन 2 बन जाएगा, क्योंकि n के जगह पे हम p प्लस क्यू डाल रहे हैं। मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस n माइनस 1 हुआ करता था फॉर्मूला, बट n के जगह पे आ जाएगा p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू माइनस 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय d। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। आई होप बच्चों थर्ड स्लाइड भी आपको पता चल चुका है। अरे बाप रे, कितना बड़ा क्वेश्चन है, 3 स्लाइड अब तक खाली है। डोंट वरी, लास्ट स्लाइड बाकी है बच्चों, थोड़ा सा टेंशन वाला क्वेश्चन जरूर है, इसलिए तो इसको हॉट्स बोलेंगे। चलो, इक्वेशन नंबर 1 दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 2 दिख रहा है। जरा बच्चों ध्यान से दिमाग लगाओ, आप लोग को ना मैं ब्रैकेट में यहां पे कुछ अंडरलाइन करके दिखाता हूं, उस चीज को ध्यान से देखो। यहां पे सबसे पहले अंडरलाइन देखो बच्चों, एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 के बाद, जो कि ऑलरेडी था। यहां पे अंडरलाइन वाला पार्ट दिख रहा है बच्चों, क्या है वो अंडरलाइन वाला जो ब्रैकेट के अंदर है? 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी।
एंड अगर इक्वेशन नंबर 1 में देखो बच्चा अंडरलाइन किया है, आपको नहीं लगता बच्चे ये दोनों सेम है? देखो जरा ध्यान से देखो, थोड़ा अजीब अलग लगेगा बट सेम है। 2a प्लस d इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1। अरे पहले d रखो या बाद में d रखो, मल्टीप्लीकेशन में क्या फर्क पड़ता है? इधर d रखो या उधर d को, इट्स द सेम थिंग। सो 2a प्लस d इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1 लिखा है ऊपर, नीचे पर 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी लिखा है, सेम ही है। एंड इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा है कि उसका पूरा का पूरा जो वैल्यू है सेट है उसका वैल्यू 0 होना चाहिए। तो क्या मैं वो इक्वेशन नंबर 1 का वैल्यू जो 0 है यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? तो इसका हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 0, क्योंकि पूरा का पूरा सेट ही इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा है 0 है, राइट ना बच्चा? इसका रीजन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, है ना? एंड देन आई कैन से एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू बच्चा p प्लस क्यू अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 0, मतलब एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0 इटसेल्फ। एंड यहां पे मुझे यही प्रूफ करने बोला था एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 एंड इट्स एज हॉरिबल एज दैट। अभी पता चल ही चुका रहेगा बच्चों आप लोगों को कि क्यों इस क्वेश्चन को ज्यादातर बच्चे डाउट सेशन में पूछते हैं बार बार, क्योंकि ये क्वेश्चन है ही वैसा। बट बच्चों आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लास्ट मोमेंट तक रखते हो, इसको प्रैक्टिस नहीं करते हो, इसीलिए ये क्वेश्चन आपको डाउट में आ जाता है। इस चीज को अगर आप लोग प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करोगे तो आई डोंट थिंक दिस क्वेश्चन विल बी दैट मच ऑफ अ डिफिकल्ट। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टार्टिंग में जरूर हो सकता है, बट 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको जरूर आ जाएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, क्यों ना थर्ड क्वेश्चन लिया जाए। अब मुझे पता है बच्चों, आई डेफिनेटली नो कि आपका थर्ड क्वेश्चन लेने का मन भी नहीं होगा अभी, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में ही आपका दिमाग का पूरा भाजीपाला हो चुका है। बट फिर भी आई एम गोइंग टू गो फॉर द थर्ड क्वेश्चन। क्यों मालूम है? बिकॉज दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटली रिलेटेड एंड फेमिलियर विद द प्रीवियस क्वेश्चन। यस, एंड इससे बच्चों आप लोग को उल्टा एडवांटेज ही होगा। एडवांटेज ये है कि आपने जो भी अभी पढ़ा वो फिर से रिवाइज हो जाएगा। बिलीव मी बच्चों, थोड़ा सा फर्क है बट फिर भी ऑलमोस्ट सेम है। If m times the mth term of an AP is equal to n times the nth term, then show that the m plus nth term of the AP is 0. देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब और हटके है, पर आपको नहीं लगता बच्चे ये ऑलमोस्ट वैसे ही लग रहा है जैसे पिछले वाले में था? उधर SP SQ, इधर भी वैसे ही कुछ है। हाँ बट बच्चों प्रॉब्लम सेट थर्ड का क्वेश्चन नंबर 13 है। अगर आप लोग देखोगे पिछले वाले क्वेश्चन में बार बार सम ऑफ द सम ऑफ द सम ऑफ द चल रहा था, तो जाहिर सी बात है वहां पे आपने SN का फॉर्मूला यूज किया। यहां पे अगर आप लोग देखोगे m टाइम्स द mth टर्म, n टाइम्स द nth टर्म, और ये टर्म की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है बच्चे यहां पे SN का फॉर्मूला नहीं तो टर्म मतलब TN का फॉर्मूला होने वाला है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। बट बच्चों और एक चीज है यहाँ पे, गिवन में अगर आप लोग देखोगे ना बच्चा, यहाँ पे जरा ध्यान से पढ़ो, मैं यहाँ पे अंडरलाइन करके दिखाता हूं। इफ m टाइम्स द mth टर्म, बच्चा nth टर्म को हम TN बोलते हैं, तो mth टर्म को हम TM बोलेंगे, M फॉर मंकी। ओके, तो mth टर्म मतलब TM, बट बच्चा सिर्फ TM नहीं चाहिए, m टाइम्स mth टर्म चाहिए। अब m टाइम्स मतलब क्या बच्चा? टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, एंड m टाइम्स मतलब कुछ ऐसा बोल सकता है बच्चा, m टाइम्स द mth टर्म मतलब m मल्टीप्लाइड बाय TM। समझा बच्चों? कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है ना? m टाइम्स मतलब m मल्टीप्लाइड बाय mth टर्म मतलब TM इज इक्वल टू बच्चों, तो इज इक्वल टू लिखा, n टाइम्स मतलब n लिखा यहां पे मल्टीप्लाइड बाय द nth टर्म मतलब TN। इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बच्चों, थोड़ा बहुत लगता है स्टार्टिंग में, ठीक है। m टाइम्स द mth टर्म मतलब m इंटू TM इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म मतलब n इंटू TN। यहां पे हमें शो दैट बोला है बच्चा, प्रूफ करने बोला है कुछ तो, एंड प्रूफ करते वक्त फिर से गलती मत करना बच्चा। यहां पे फिर से हमें यहां पे m प्लस nth टर्म लिखने बोला है बच्चा। m प्लस nth मतलब TM प्लस TN नहीं होता है। हमने क्या सीखा था बच्चा? m प्लस nth टर्म मतलब TM प्लस n होता है। क्लियर है बच्चा? एंड वो 0 हम लोग को प्रूफ करना है। क्वेश्चन थोड़ा सिमिलर लग रहा है बच्चा, फेमिलियर लग रहा है प्रीवियस वाले जैसा? सेम है ना? ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत सेम है। चलो यहां पे बच्चा प्रूफ में जाएंगे तो जाहिर सी बात है, हम लोग ने पिछली बार क्या किया था बच्चा? हम लोग ने SN का फॉर्मूला यूज किया था। अभी हम लोग यहाँ पे TN का फॉर्मूला यूज करेंगे। TN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय D, जो कि मेरा TN का फॉर्मूला। तो हमें यहाँ पे TN चाहिए था तो मैंने TN को वैसे रखा। एट द सेम टाइम हमें TN के साथ गिवन में और कौन चाहिए बच्चा? TM चाहिए, तो मैं यहाँ पे TM भी लाऊंगा। एंड TM मतलब सिर्फ n के जगह पे m को रिप्लेस करना है, इज इक्वल टू A प्लस m माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय D। चलो सारी चीजें तो मिल गए। अभी गिवन को फिर से लिखते हैं बच्चों, बट हमें गिवन में क्या लिखा है? m मल्टीप्लाइड बाय TM इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय TN, राइट ना? धीरे धीरे स्लोली सब्स्टिट्यूट करो बच्चों। यहां पे सबसे पहले बच्चों m का कोई टेंशन नहीं है, m तो m ही है क्योंकि m का कोई वैल्यू नहीं है,
m को वैसे रखा, मल्टीप्लाइड बाय tm। क्या हमें tm का वैल्यू मिला है? हाँ बच्चों, tm का वैल्यू है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। शायद आपको पता चल चुका है, ऊपर लिखा है इज इक्वल टू n का कोई वैल्यू नहीं है तो n को वैसे ही रखो, मल्टीप्लाइड बाय tn। तो यहां पे tn a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d है। बच्चों जब भी ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ब्रैकेट्स डालना एंड प्रॉपर ब्रैकेट्स डालना ना भूले। जैसे अंदर वाले ब्रैकेट्स मोस्टली पैरेंथेसिस जो कि राउंड ब्रैकेट्स डाल सकते हो, बाहर का ब्रैकेट या तो कर्ली ब्रैकेट नहीं तो स्क्वायर ब्रैकेट डाल सकते हो। कर्ली ब्रैकेट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, इसलिए आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू ड्रॉ अ स्क्वायर ब्रैकेट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अंदर भी राउंड ब्रैकेट एंड बाहर भी राउंड ब्रैकेट करने की कोशिश करते हैं, या कभी कभी इधर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं एंड में ब्रैकेट डालना भूल जाते हैं। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर फोकस करना। अच्छा, यहां पे बच्चों आपको नहीं लगता दिस क्वेश्चन इज कंपैरेटिवली मच मोर इजियर देन द प्रीवियस, बिकॉज वहां पे वो 2 भी था, उसको कैंसिल करना था, फलाना ढिमका। ये तो ज्यादा इजी है। सबसे पहले बच्चों कृपया करके बाहर वाला ब्रैकेट को सॉल्व ना करें, पहला अंदर वाला ब्रैकेट को सॉल्व करें। मतलब m मल्टीप्लाइड बाय a प्लस फिर वो m माइनस 1 इंटू डी को मल्टीप्लाई करो, m इंटू डी बिकम्स md माइनस 1 इंटू डी बिकम्स जस्ट अ d इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में n मल्टीप्लाइड बाय d बिकम्स nd माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d बिकम्स d। क्वेश्चन पूरी तरह से सेम हो रहा है बच्चों, अभी तो एग्जैक्टली द रेप्लिका हो रहा है ये क्वेश्चन। चलो यहां पे बच्चा m मल्टीप्लाइड बाय a, m मल्टीप्लाइड बाय a को am बोलो या ma बोलो सेम है, प्लस m मल्टीप्लाइड बाय md मतलब m स्क्वायर d माइनस m मल्टीप्लाइड बाय d md। पॉलिनोमियल्स आता है ना बच्चों, इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय a होता है na प्लस n मल्टीप्लाइड बाय nd होता है n स्क्वायर d माइनस n मल्टीप्लाइड बाय d होता है nd। फिर से बच्चों यहाँ पे क्या मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो 3 टर्म है क्या वो लाइक टर्म्स है? बिल्कुल नहीं। राइट में लाइक टर्म्स है? नहीं, कुछ कर नहीं सकते। तो क्या कर रहे थे हम लोग? वेरी गुड, जो सेम दिखने वाले जैसे उसको एक साथ लेकर आओ लेफ्ट हैंड साइड में। तो बच्चों ma जैसा दिखने वाला यहाँ पे कौन? वेरी गुड बच्चा na, तो प्लस na उधर जाएगा तो माइनस na हो जाएगा, सिंपल। फिर प्लस m स्क्वायर डी जैसा दिखने वाला कौन? प्लस एम स्क्वायर डी, उधर लेके जाओ माइनस एम स्क्वायर डी हो जाएगा। फिर माइनस एम डी जैसा दिखने वाला कौन? वहां पे माइनस एन डी है, उसको इधर लेके आओ प्लस एन डी बन जाएगा। राइट हैंड साइड में कुछ नहीं बचा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, सिंपल है। चलो अभी यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, सबको पता है स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में से हमें कॉमन निकालना है। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों? एम ए और एन ए में ए कॉमन दिख रहा है, सो आई टुक ए कॉमन, बचा ब्रैकेट में एम माइनस एन। फिर बाकी के 2 टर्म में यहाँ पे सेकंड 2 टर्म तो हो गए हमारे, अभी थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, इसमें दोनों में कॉमन क्या है? फिर से डी मत बोलना बच्चा, साइन के साथ बोलना, प्लस डी। वेरी गुड बच्चों, प्लस डी। तो बचा कौन यहाँ पे? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। फिर यहां पे लास्ट के 2 टर्म जो दिख रहा है आप लोग को, उन दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ डी मत बोलना, इस बार साइन क्या है बच्चा? प्लस डी नहीं है, क्या है? माइनस डी। अगर आप माइनस डी लेते हो तो आपके ब्रैकेट में m प्लस n नहीं बचेगा बच्चों, m माइनस n बचेगा, बिकॉज आपने नेगेटिव साइन को बाहर निकलने की वजह से साइन चेंज होते हैं, इज इक्वल टू 0। एंड एज यू कुड सी बच्चा, सिमिलरली यहाँ पे फिर से आप लोग देख सकते हो, सबसे पहला टर्म को वैसे रखकर दूसरे टर्म में अगर आप लोग देखोगे तो m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आपको फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की याद दिलाएगी, जो कि था a प्लस बी a माइनस बी, या फिर a माइनस बी a प्लस बी। यहाँ पे हो जाएगा m माइनस एन एंड m प्लस एन माइनस डी इंटू एम माइनस एन इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म के पास m माइनस एन है, सेकेंड टर्म के पास m माइनस एन है, थर्ड टर्म के पास भी m माइनस एन है। क्या मैं डिवाइड कर सकता हूं थ्रू आउट बाय m माइनस एन? यस, बट पहले क्या दिखाना पड़ेगा? एक रीजन दिखाना पड़ेगा कि m माइनस एन कभी 0 नहीं हो सकते। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है, आप लोग देख सकते हैं बच्चों, पिछले वाले क्वेश्चन में जब हम लोग ने ऊपर देखा था तो p माइनस क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 प्रूफ करना काफी आसान था, बिकॉज उन्होंने हम लोग को एक रीजन देके रखा था कि p और q कभी एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं थे। यहां पे अगर आप लोग देखोगे ऊपर कहीं पे रीजन लिखा ही नहीं है, बट फिर भी मैंने बोला बच्चा कि m इज नॉट इक्वल टू n। अब ये कैसे किया सर? वहां पे तो दिया नहीं है, आप ऐसे कैसे एजम्पशन कर सकते हैं? ये गलत है ना, वहां पे दिया ही नहीं है तो हम एजम्पशन नहीं कर सकते। द आंसर टू दिस इज हम कर सकते हैं बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से वन थिंग, बच्चों जरा ध्यान से सुनो, m इज नॉट इक्वल टू n हम लोग ऐसे एजम्पशन इस सोच में कर सकते हैं कि बच्चों ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर बच्चा m और n क्या है? यहाँ पे टर्म का पोजीशन है, मतलब नंबर का पोजीशन है, समझ में आ गया? tm और tn में m और n जो है वो पोजीशन। अगर मैंने बच्चों 4 बच्चों को खड़ा कर दिया एक दूसरे के बाजू में, तो ये फर्स्ट पोजीशन में है और ये सेकंड पोजीशन में, सो ये t1 है और ये t2 है, तो ये t1 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 और ये t2
तो फर्स्ट पोजीशन वाला और सेकंड पोजीशन वाला, ऐसे हो सकता है कि बच्चा कि फर्स्ट पोजीशन में ही दोनों लोग हैं, ये भी फर्स्ट पोजीशन और ये भी फर्स्ट पोजीशन, हो ही नहीं सकता। पोजीशंस हर एक के अलग अलग होंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हर नंबर अलग अलग पोजीशन में लाई करता है। इफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहला टर्म 1 रहेगा, दूसरा टर्म 2 रहेगा, तो फर्स्ट पोजीशन में T1 विल ऑलवेज बी 1 एंड T2 विल ऑलवेज बी 2। तो T1 और T2 में वो जो पोजीशन नंबर है 1 और 2 वो कभी सेम नहीं हो सकते। पोजीशंस कैन नेवर बी द सेम। आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चा? तो यहां पे भी TM और TN में M और N ये पोजीशन को यहां पे डिनोट करता है, तो पोजीशन कभी सेम नहीं हो सकते किसी का। हर एक के अपने अपने अलग अलग पोजीशंस होंगे, अपना अपना अलग अलग नंबरिंग होगा। इज दैट क्लियर? दिस इज द सेम लाइक आपके स्कूल का रोल नंबर। अगर आपका रोल नंबर है यूनिक तो आपका ही रोल नंबर होगा, किसी और का रोल नंबर नहीं हो सकता। क्लियर है बच्चों? वेरी गुड। सो TM और TN में M और N कभी पोजीशन नंबर सेम नहीं हो सकते, तो M का वैल्यू कभी N नहीं हो सकता, इसलिए M - N इज नॉट इक्वल टू 0। वो नहीं देकर भी हम लोग लिख सकते हैं। अब मैं इसको डिवाइडिंग थ्रू आउट में M - N कर सकता हूं बच्चों, तो सारी जगह से M - N कैंसिल हो जाएगा। इसके पास बचेगा सिर्फ A फर्स्ट टर्म के पास, प्लस दूसरे टर्म के पास बचेगा D मल्टीप्लाइड बाय M प्लस N, बिकॉज M - N गया, M प्लस N स्टिल देयर, माइनस D एंड M - N इसका गायब हो गया, इज इक्वल टू 0। एंड इसको मैं यहां पे देख सकते हो बच्चों, A प्लस के बाद जो कि सबसे पहला टर्म है A प्लस, उसको मारो गोली। सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म के पास फिर से कॉमन दिख रहा है आप लोग को, वो है D एंड D। दिखा बच्चा? चलो दोनों में से D कॉमन ले लिए, तो मुझे बताओ बच्चा, अगर दूसरे टर्म से D ले लिया एंड तीसरे टर्म से D ले लिया, तो पहले दूसरे टर्म से D ले लिया तो उसके पास बचता है M - N, एंड तीसरे टर्म से D ले लिया तो उसके पास बचता है सिर्फ 1 बट -1 बिकॉज साइन माइनस है। ये हम लोग ने पिछले सेशन में क्वेश्चन में अंडरलाइन करके दिखाया था, इज इक्वल टू 0। यहां पे इसको इक्वेशन नंबर 1 को मार्क कर दो एंड चुपचाप बैठ जाओ। अब ना बच्चा यहां पे हम लोग को प्रूफ जो करने बोला है, वहां पे हम लोग को क्या प्रूफ करने बोला है? TM + N 0 होना चाहिए। तो चलो सबसे पहला TM + N निकालते हैं बच्चों। TM + N, हमें TN का फॉर्मूला पता है, तो TN का फॉर्मूला पता है तो TM + N भी पता चलेगा, क्योंकि N के जगह पे हमें M + N डालना है। मतलब A प्लस N - 1 के जगह पे वो N है ना, वहां पे आ जाएगा M + N - 1। वो जो N है ना उसके जगह पे M + N आ जाएगा, बिकॉज N के जगह पे हम M + N डाल रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय D। इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क करो बच्चों। फिर से यहां पे दिखा देता हूं, ये वाला जो अंडरलाइन आपको दिख रहा है A प्लस M + N - 1 इंटू D, वही अंडरलाइन आपको ऊपर उधर भी दिख रहा होगा। देखो बच्चों, A प्लस M + N - 1 इंटू D। सिर्फ D इधर उधर होने की वजह से कंफ्यूज मत होना, मैंने पहला उधर D पहले लिखा है, यहाँ पे D बाद में लिखा है, बट फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही है। अगर दोनों सेम है तो इक्वेशन नंबर 1 तो बोलता है कि वो A प्लस M + N - 1 इंटू D का वैल्यू तो 0 है, तो क्या मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगा तो वो 0 बन जाएगा। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। इसका रीजन लिख सकता है बच्चों फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। एंड मुझे लगता है बच्चों हमें यही प्रूफ करने बोला था दैट M + Nth टर्म मतलब TM + N 0 होना चाहिए, एंड मैंने उसको भी प्रूफ कर दिया, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। तो बच्चों ये क्वेश्चन अगर आप लोग अभी देख रहे होगे तो आपको भी थोड़ा सा इजी लगा होगा, नॉट बिकॉज ये क्वेश्चन इजी था, बट बिकॉज ये क्वेश्चन से पहले हमने ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन किया था। तो बच्चों देख सकते हो कि पिछला वाला क्वेश्चन देखने की वजह से आपके इस क्वेश्चन में कितना अफेक्ट पड़ता है, आप लोग देख सकते हो बच्चों। तो इजी बन जाता है क्वेश्चन जस्ट बाय लुकिंग एट द प्रीवियस क्वेश्चन। तो यू कैन इमेजिन बच्चा, अगर एक बार देखने से इतना इजी बन सकता है, एक बार रिपीट करने से इतना इजी बन सकता है, सो इस पर्टिकुलर वीडियो को रिपीट करके अगर इसको रिपीटेटिव सॉल्व करोगे ना बच्चों, तो आप लोग के लिए क्वेश्चंस भी इजी हो जाएंगे। इसी के साथ बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं अलोंग विद द हॉट्स बच्चों। आई होप बच्चों आपको ये वाला सेशन इंफॉर्मेटिव लगा होगा एंड नॉलेजेबल भी लगा होगा, एंड आई होप बच्चों आप लोग ये प्रैक्टिस भी करोगे। तो बच्चों अगर इंफॉर्मेटिव जरूर लगा होगा, अगर आप लोग को इसमें कुछ सीखने को मिला होगा, तो लाइक करना ना भूले बच्चों, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो विद ऑल योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन बच्चों। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट chapter called as circle, which is going to be literally a very important chapter for all of you guys. मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, तब तक do take care of yourself. Love you all. Thank you so much and bye.